मुझे गूज बम्स मिल रहे हैं, जैसे नीचे वाला मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, या फिर इस वजह से कि मेरी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही वो अपनी स्टैट्स की विंडो को ओपन करता है और कहता है मेरा लेवल 15 पे अटक गया है, अब ये इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा, मुझे लगता है शायद मुझे बॉस से फाइट करनी है। साथ ही वो अपनी तलवार की तरफ देखता है और कहता है मेरी तलवार भी ज्यादा देर नहीं टिकेगी अगर मैं इसी तरह छोटे मॉन्स्टर से फाइट करता रहा। फिर वो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ चलना शुरू करता है जहाँ पर बॉस है। जिन्हों जैसे सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाता है तो वहाँ पर पानी होता है और उस पानी में एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है, एक स्नेक टाइप मॉन्स्टर। वो पानी में बड़ी ही तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और जिन्हों पर अटैक करता है। जिन्हों अपनी तलवार को सामने करते हुए उसे ब्लॉक करता है, लेकिन उस बॉस मॉन्स्टर की अटैक की वजह से वो पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है और जैसे ही वो अपनी तलवार की तरफ देखता है तो उसकी तलवार टूट चुकी होती है। जिन्हों कहता है मुझे तो लगा था कि लेवल अप होने की वजह से मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। उसी वक्त सामने उस बॉस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो कि एक स्नेक मॉन्स्टर है जिसका नाम ब्लू पॉइजन रासा का है। जिन्हों उसके नाम की तरफ देखता है और कहता है इसका नाम अभी भी ऑरेंज है, यानी कि ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। जिन्हों उस बड़े से सांप के स्केल्स को देखता है और कहता है इसकी बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड है, मेरी तलवार इसकी बॉडी को पियर्स नहीं कर पाएगी और ना ही मेरे पंचेस इस पर काम करेंगे। बॉस आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है। जिन्हों डॉज करते हुए उसकी बॉडी पर अपनी तलवार से अटैक करता है और कहता है मुझे बहुत ज्यादा पावर के साथ इस पर अटैक करना होगा ताकि मैं इसकी बॉडी के अंदर अपनी तलवार को धंसा सकूं। लेकिन उस सांप की बॉडी पर इसका कुछ भी असर नहीं होता। वो बड़ा सांप फिर से उसके पास से गुजरता है। जिन्हों फिर से अपनी तलवार उसकी बॉडी पर मारता है, लेकिन क्योंकि उस सांप के स्केल्स बहुत ज्यादा हार्ड है इसलिए जिन्हों की तलवार का उसकी बॉडी पर कोई भी असर नहीं होता। जिन्हों कहता है अगर इसकी बॉडी ने मुझे डायरेक्टली हिट किया तो मैं तो मर जाऊंगा। सांप की बॉडी क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी है वो कभी इस तरफ से घूमता हुआ उसके पास से गुजरता है, कभी दूसरी तरफ से, जिसकी वजह से जिन्हों की बॉडी के साथ लगता है, जिससे जिन्हों बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जिन्हों जमीन पर गिर जाता है और रोते हुए कहता है मुझे लगा था कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, लेकिन मैं अभी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। लेकिन साथ ही वो फिर से अपनी टूटी हुई तलवार को उठा लेता है और कहता है आखिर मुझे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं अपने माजी से निकल सकूं, जिसमें मुझे लोग वीकेस्ट हंटर कहते थे। आहिस्ता आहिस्ता सभी ने मुझे वीकेस्ट हंटर कहना शुरू कर दिया क्योंकि मैं वाकई में बहुत ज्यादा वीक था और मैं भी ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं कितना ज्यादा वीक हूँ। लेकिन उस दिन डंजन के दौरान जहाँ पर हमारा सामना स्टैचू मॉन्स्टर्स के साथ हुआ था वहाँ पर मैंने सभी के साथ अच्छा पेश आने की कोशिश की ताकि बाकी के हंटर्स जो कि स्ट्रॉन्ग हैं वो मेरी मदद कर सके। लेकिन वक्त आने पर वो सारे मुझे छोड़कर चले गए और आखिर में मुझे धोखा मिला। चाहे मैंने उन सब की जान बचाई थी, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया, लेकिन ये काफी नहीं था। जब उनके सामने उनसे भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स निकल आए तो वो लोग मुझे धोखा देकर वहाँ से भाग गए और आखिर पर सबसे स्ट्रॉन्ग की ही जीत होती है और कमजोर पीछे रह जाते हैं। इसलिए मुझे कमजोर बने नहीं रहना, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। मैं इस डंजन में स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आया था। साथ ही जिन्हों बार बार उस बड़े सांप पर अटैक किए जा रहा होता है और कहता है ये बॉस उन स्टैचू मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं। वहाँ पर मुझे जितना ज्यादा डर था यहाँ पर नहीं है। वो अपनी टूटी हुई तलवार से बार बार उसके स्केल्स पर अटैक करता है, लेकिन जब उसकी तलवार के अटैक्स बेफायदा हो जाते हैं वो स्नेक मॉन्स्टर की गर्दन के साथ लटक जाता है और कहता है मैंने अपने सारे स्टैट पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में ऐड कर लिया है, मेरे पास फिजिकल स्ट्रेंथ है। साथ ही वो उसकी बॉडी को अपने हाथों की मदद से पिचकाना शुरू कर देता है और अपनी फुल पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने दोनों हाथों को उसकी गर्दन में गड़ा देता है और उस सांप के मोटे स्केल्स भी उसको नहीं बचा पाते। वो उसके स्केल्स को इतना ज्यादा पिचका देता है कि वो बड़ा स्नेक खुद ही मर जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है। डॉक्टर रिसेप्शन वाली नर्स से पूछता है जिन्हों अभी तक वापस नहीं आया। नर्स उसे कहती है हाँ अभी तक नहीं आया। डॉक्टर उसे कहती है लेकिन वो सुबह के टाइम गया था और इस वक्त शाम हो चुकी है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। नर्स डॉक्टर से कहती है लेकिन वो तो ठीक हो चुका है, हम तो उसे कल डिस्चार्ज करने वाले हैं। डॉक्टर उसे कहता है हंटर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसीलिए हमें उन्हें हॉस्पिटल के अंदर ही रखना होगा। मैंने सुना है कि हाई क्लास के हंटर्स को बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन लो क्लास के हंटर्स को ज्यादा पैसे नहीं मिलते और वो अपनी जान को ऐसे जोखिम में डालते रहते हैं। पता नहीं आखिर वो इतना डेंजरस काम करते ही क्यों है। मुझे तो ये सोच कर ही डर लगता है। बाज़ दफा हमारे पास कुछ ऐसे हंटर्स भी आते हैं जिनकी बॉडीज पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है और वो बहुत ज्यादा जख्मी होती है। पता नहीं डंजन्स के अंदर वो किस तरह का काम करते हैं, क्योंकि आम लोग कभी डंजन्स के अंदर नहीं गए। क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में जितने भी हंटर्स आते हैं वो पूरी तरह ब्लड में लिपटे होते हैं। हालांकि रोड एक्सीडेंट वाले पेशेंट्स भी उनकी तरह ज्यादा जख्मी नहीं होते। नर्स डॉक्टर से कहती है ये तो बहुत ही अमेजिंग है कि इतनी ज्यादा हार्श कंडीशन के दौरान भी वो डंजन्स में से जिंदा वापस आ जाते हैं। डॉक्टर नर्स से कहते हैं ऐसी बात नहीं है, असल में हंटर्स में से जो सबसे ज्यादा वीक हंटर्स भी होते हैं वो भी आम इंसान से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ऐसा कहना गलत नहीं कि वो खुद भी मॉन्स्टर्स हैं।
दूसरी तरफ डंजन के अंदर उस बड़े से सांप को मारने के बाद जिनवू को बताया जाता है कि उसने 3 बार लेवल अप किया है। जिनवू मुझे देखकर हंसना शुरू कर देता है और उस सांप को मारकर उसके पास ही बैठा होता है और कहता है, मुझे लगता है कि मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। बड़े सांप को मारने पर उसे इन्वेंटरी में 2 चीजें मिलती है। एक उसे डैगर मिलता है जिसकी स्पेशल पावर ये है कि वो किसी को भी कट करके उसे पैरालाइज कर सकता है, जबकि उसे एक पोशन मिलता है जो कि एक थैली में होता है। उसके अंदर उस सांप का वेनम होता है जिसको पीने से वो अपनी बॉडी को हार्ड कर सकता है। जिनवू कहता है, मेरे सारे कपड़े फट चुके हैं, मेरी तलवार टूट चुकी है, मेरी पूरी बॉडी जख्मों से कवर है, लेकिन मुझे एक नया डैगर मिल गया है जो कि मिस्टर किंग की उस तलवार से ज्यादा बेहतर है। एक ऐसा डैगर जो कि हड्डी से नहीं बना बल्कि दांत से बना है, वो भी एक सांप के। और इसके अटैक स्टैट्स तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं इससे किसी को भी पैरालाइज कर सकता हूँ या फिर ब्लीड इफेक्ट दे सकता हूँ। फिर वो अपनी उस थैली की तरफ देखता है और कहता है, पता नहीं इसका क्या इस्तेमाल है, लेकिन मैं इसे अपनी इन्वेंटरी में स्टोर कर लेता हूँ, कभी इसका इस्तेमाल कर लूंगा। साथ ही उसके पास एक और विंडो ओपन होती है जिसमें बताया जाता है कि तुमने डंजन के बॉस को हरा दिया है, इसलिए ये सारी डंजन खत्म होने वाली है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और वो सब कुछ वहाँ से पिक्सेलेट होकर गायब हो जाता है और जिनवू हैमजंग स्टेशन पर ही खड़ा होता है। जिनवू जैसे सीढ़ियाँ चढ़कर बाहर निकलता है कहता है, पता नहीं टाइम क्या हो गया होगा। उसी वक्त बाहर बारिश भी हो रही होती है। सामने से एक सोल्जर आता है और जिनवू से कहता है, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए, क्या तुमने न्यूज के बारे में नहीं सुना? जिनवू उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये तो एक सोल्जर है। वो उससे पूछता है, क्या हुआ यहाँ पर? सोल्जर उसे कहता है, क्या तुमने नहीं सुना? लेकिन साथ ही वो जिनवू के हाथ में टूटी हुई तलवार देखता है। वो जिनवू से कहता है, क्या तुम एक हंटर हो? जिनवू से कहता है, हाँ मैं एक हंटर हूँ। सोल्जर उसे कहता है, सर हंटर प्लीज इस तरफ आइए। बाकी के सारे हंटर्स मॉन्स्टर के साथ इस तरफ फाइट कर रहे हैं। वहीं पर सड़क के इर्द गिर्द बहुत सारे मॉन्स्टर्स मरे पड़े होते हैं। जिनवू कहता है, मुझे लगता है शायद किसी गेट में से मॉन्स्टर निकले होंगे। सोल्जर जिनवू से कहता है, छोटे मॉन्स्टर्स को तो मार दिया गया है, लेकिन उनका बॉस मॉन्स्टर जो कि डंजन का बॉस था वो अभी भी बाहर है और कुछ हंटर्स उसे फाइट कर रहे हैं। जिनवू उस तरफ देखता है और कहता है, मेरी सेंसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मुझे महसूस हो रहा है ये इस डंजन का बॉस है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक बड़ा सा स्टोन मॉन्स्टर जो कि डंजन का बॉस है वो बाहर होता है और उससे बहुत सारे हंटर्स लड़ रहे होते हैं, जबकि नॉर्मल इंसान भी खड़े वहाँ पर देख रहे होते हैं। सोल्जर्स उससे कह रहे होते हैं, पीछे रहिए, फोटोज लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। वो सारे लोग जो बातें कर रहे होते हैं, आखिर इन हंटर्स को कितना टाइम लगेगा इस मॉन्स्टर को मारने में, ये कर क्या रहे हैं, इस मॉन्स्टर को अभी तक मारा क्यों नहीं? वहीं पर एक हाई रैंक का हंटर होता है जिसका नाम टैंक होता है। दूसरा हंटर हीलर से कहता है, हीलर जल्दी से यहाँ पर आओ और टैंक को हील करो। हीलर उसे कहता है, हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से इसे खत्म क्यों नहीं कर रहे? दूसरे हंटर्स उसे कहते हैं, हमारे पास ज्यादा मैजिशियंस नहीं है, हम इसको ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। जिनवू भी उन आम लोगों में आकर खड़ा हो जाता है और ये सब कुछ देखने लग जाता है। जिनवू उन हंटर्स की तरफ देखता है और कहता है, इन हंटर्स के तो खुद ही रैंक बहुत ज्यादा लो है, 8 ई रैंक के हैं, जबकि एक ही डी रैंक का हंटर है, जबकि डी रैंक वाला भी टैंक है और वो सिर्फ उसको शील्ड कर सकता है, अटैक नहीं कर सकता। और हीलर्स, इनके पास सिर्फ 2 ही हीलर हैं। जिनवू की नजर जैसे ही दूसरे हीलर पर पड़ती है तो वहाँ पर मिस जूही होती है। एक लड़की उसे कह रही होती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने कहा था कि तुम एक बी रैंक की हीलर हो, जल्दी से यहाँ पर आओ और हमें हील करो। लेकिन जूही उन स्टैचू मॉन्स्टर्स के हादसे की वजह से अभी भी मेंटली ट्रॉमा में होती है और वो उन सबको हील नहीं कर पा रही होती। और यहीं पर हमारी एपिसोड 6 का एंड होता है। लेवल अप की एपिसोड 7 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। एक स्टोन मॉन्स्टर एक डंजन में से बाहर आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे हंटर्स उससे निपट रहे होते हैं, जिनमें 8 ई रैंक के हंटर्स होते हैं, जबकि एक ही डी रैंक का हंटर होता है और उनके पास 2 हीलर्स होते हैं, जिनमें से एक जूही होती है। जिनवू जूही की तरफ देखता है और कहता है, पूरा 1 हफ्ता हो चुका है हमें उस डंजन से बाहर निकले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक उस ड्रामा से बाहर निकली है, और ऐसा ही मेरे साथ भी है। लेकिन साथ ही जिनवू अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहता है, नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे अपने उस डर को पीछे छोड़ना होगा। जिनवू अपना स्टैंस लेते हुए कहता है, ये वाला बॉस अभी जिस डंजन में जिस बॉस से लड़कर आ रहा हूँ उससे 1 रैंक लोअर है, यानी उससे ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता तो कम से कम मैं इसके डिफेंसेस को वीक कर सकता हूँ। फिर जिनवू अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करते हुए अपनी टूटी हुई तलवार के टुकड़े को उस बड़े से पत्थर के बॉस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है। जिनवू की तलवार उड़ती हुई इस बॉस मॉन्स्टर की तरफ जा रही होती है। उसी वक्त उस बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए हंटर्स का सीन दिखाते हैं। वो हंटर्स कह रहे होते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब लोग यहीं पर मारे जाएंगे, अगर कोई हाई रैंक का हंटर यहाँ पर नहीं आया। जबकि डी रैंक वाला टैंक भी उसको भी ब्लॉक करके खड़ा होता है। जूही उसे पीछे से हील कर रही होती है और उसे कहती है, अब तुम क्या करना चाहते हो, हमारा हीलिंग मैजिक भी खत्म होने वाला है। और उसी वक्त जिनवू की तलवार आकर उसके मुंह पर लगती है, जिससे वो स्टोन मॉन्स्टर टूटना शुरू हो जाता है। वो सारे कहते हैं, हमें लगता है कि हमारा अटैक काम कर रहा है।
बस हमें थोड़ा सा और जोर लगाना है और ये मॉन्स्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और देखते ही देखते वो पत्थर का मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वो सारे हंटर खुश हो जाते हैं और कहते हैं हमने इसको हरा दिया। डी रैंक वाला हंटर कहता है थोड़ी देर पहले तो इस पर हमारा कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा था, अभी अचानक इस पर हमारा अटैक काम कैसे कर गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे अटैक से इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है अभी इस पर किसी और ने अटैक किया है जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर गिर गया है। उसी वक्त उस मॉन्स्टर के टुकड़ों में उसे उस तलवार का टुकड़ा मिलता है जो कि जिन्मू ने उसकी तरफ फेंकी थी। टैंक कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है? एक ऐसा स्टोन मॉन्स्टर जिसे 10 हंटर्स मिलकर भी नहीं हरा सके, अचानक एक छोटी सी तलवार ने उसको हरा दिया, वो भी सिर्फ एक ही हिट में। आखिर इस तलवार को यहाँ पर किसने फेंका होगा? वो क्राउड की तरफ देखता है और सोल्जर से पूछता है क्या तुमने देखा इस तलवार के टुकड़े को यहाँ पर किसने फेंका? वो सोल्जर टैंक से कहता है अभी मेरे साथ एक हंटर था, ये टूटी हुई तलवार उसके पास थी लेकिन जिन्मू वहाँ से जा चुका होता है। सोल्जर टैंक से कहता है अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक हंटर था लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। टैंक सोचता है इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है, क्या वो एक हाई रैंक का हंटर था जो छुपकर हमें देख रहा था? जबकि जिन्मू ये सोच रहा होता है मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि मेरी सिर्फ एक ही हिट से एक बॉस मॉन्स्टर गिर जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं वो बहुत ज्यादा कमजोर था। और साथ ही जिन्मू के स्टैट्स वाली विंडो दिखाते हैं जिसमें उसका लेवल 18 हो चुका है और उसकी स्ट्रेंथ 48% पर पहुंच चुकी है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल के रूम का होता है। जिन्मू अपने हॉस्पिटल के रूम में वापस चला जाता है और वहाँ पर भी वो वर्कआउट कर रहा होता है और अब उसके पास मसल्स भी हैं और 6 पैक्स भी हैं। वो चिन अप्स और पुशअप्स कर रहा होता है। एक नर्स जैसे ही कमरे में दाखिल होती है, जिन्मू सामने पुशअप्स कर रहा होता है। वो शर्माते हुए चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है मुझे माफ कर देना, मैं ऐसे ही कमरे में आ गई। जिन्मू उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी शर्ट पहनना शुरू करता है, जबकि वो नर्स चुपके से उसकी तरफ देख रही होती है और कहती है जब ये पेशेंट यहाँ पर आया था क्या इसकी बॉडी पहले भी ऐसी थी? नर्स जिन्मू से कहती है क्या आज तुम डिस्चार्ज होने वाले हो? जिन्मू से कहता है हाँ मैं आज ही डिस्चार्ज होने वाला हूँ। वो नर्स शर्माते हुए अपना मोबाइल जिन्मू के सामने करती है और उसे कहती है अगर तुम बुरा न मनाओ तो क्या मुझे अपना नंबर दे सकते हो? जिन्मू भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो नर्स उसे कहती है अगर तुम्हें इससे कोई मसला नहीं तो मुझे अपना नंबर दे दो। जिन्मू ये सोच रहा होता है शायद हॉस्पिटल के कोई टेस्ट रिजल्ट्स होंगे जो इन्होंने मुझे बाद में सेंड करने होंगे, चलो इसे नंबर दे देता हूँ। और फिर जिन्मू उसके मोबाइल में से अपना नंबर दे देता है। नेक्स्ट सीन जिन्मू के घर का होता है जहाँ पर उसकी बहन कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही होती है। वो जैसे बाहर जाने लगती है, जिन्मू भी अपने कमरे से सोता हुआ उठकर बाहर आ जाता है और जिना से कहता है क्या तुम स्कूल जा रही हो? जिना उसे कहती है हाँ मैं स्कूल जा रही हूँ, तो तुम भी उठ गए? जिन्मू से कहता है हाँ मैं तो सुबह से ही उठा हुआ हूँ, थोड़ी देर एक्सरसाइज कर रहा था। रास्ते में जाते हुए आती हुई कारों का ध्यान रखना, किसी गाड़ी के नीचे मत आ जाना। जिना भी उसकी बॉडी देखकर हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम एक्सरसाइज कर रहे हो? जिन्मू उसे कहता है हाँ मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ। जिना उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसे कहती है तुम्हारा तो साइज भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है, मुझे नहीं पता था कि लड़कों का कद 20 साल की उम्र के बाद भी बढ़ता है। जिन्मू उसे कहता है तुम ये किस तरह की अजीब सी बातें कर रही हो, अब बस करो, अब चुपचाप स्कूल जाओ और साथ में अम्ब्रेला लेती जाना। जिना उसे कहती है लेकिन आज तो बारिश नहीं होने वाली और वैसे भी ये अम्ब्रेला बहुत ज्यादा भारी है। जिन्मू उसके बैग में रखते हुए उसे कहता है ये एक फोल्डिंग अम्ब्रेला है, इतना भी भारी नहीं, इसे अपने साथ ही रखो। वो अम्ब्रेला को उसके बैग में रख देता है और उसे बाय बोलते हुए स्कूल भेज देता है। फिर वो अपनी डेली क्वेस्ट की विंडो की तरफ देखता है और उसकी डेली की क्वेस्ट में सिर्फ 10 किलोमीटर की दौड़ रह जाती है। जिन्मू कहता है इस रनिंग को मैं थोड़ी देर बाद पूरा कर लूंगा। फिर जिन्मू अपने मसल्स की तरफ देखता है और कहता है मेरे मसल्स तो बहुत ही जल्दी ग्रो कर रहे हैं, सिर्फ चंद हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब तो यही है कि जितना भी मैं अपने स्टैट्स को बढ़ाता जाता हूँ उसी हिसाब से मेरी बॉडी भी चेंज होती है। फिलहाल मैंने अपनी स्ट्रेंथ को 48% पर रखा हुआ है जिसकी वजह से मेरी बॉडी के मसल्स चेंज हो रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने स्ट्रेंथ स्टैट में बहुत ज्यादा पॉइंट्स को ऐड कर दिया है, अगर मैं इसी तरह पॉइंट्स को ऐड करता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस तरह का दिखने लग जाऊँ। जिन्मू कहता है मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बैलेंस करना होगा, मेरे पास अभी भी 12 पॉइंट्स है जिन्हें मैं बाकी के स्टैट्स में भी ऐड कर सकता हूँ। मुझे स्ट्रेंथ के साथ साथ बैलेंस और एजिलिटी भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, इसके अलावा हेल्थ और एसेंस भी चाहिए। फिर वो अपने 12 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट अपनी स्ट्रेंथ में बढ़ा देता है, जबकि अपनी एजिलिटी में 8 पॉइंट्स ऐड करता है और अपनी सेंस में 2 पॉइंट्स ऐड करता है। उसी वक्त जिन्मू के मोबाइल पर कॉल आती है। जिन्मू कहता है क्या ये मेरे गिल्ड की तरफ से है, लेकिन असल में वो कॉल उसके लैंडलॉर्ड की तरफ से होती है। वो कॉल को एक्सेप्ट करता है। उसका मकान मालिक उसे कहता है तुम काफी दिनों से मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे? जिन्मू से कहता है मैं डंजन में जख्मी हो गया था, इसलिए 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में था। मकान मालिक उसे कहता है अच्छा ठीक है, मुझे पता है कि तुम अक्सर जख्मी होकर ही आते हो, मुझे ये बताओ कि तुमने इस मंथ का रेंट पे करना है या नहीं, या फिर मैं उसे ड्यू में डाल दूं, तुम नेक्स्ट मंथ दोगे? जिन्मू से कहता है नहीं, मैं कुछ करता हूँ, कोशिश करूंगा कि इसी महीने आपको पैसे ट्रांसफर कर दूं। कॉल कट करने के बाद जिन्मू कहता है अगर मुझे वाकई में डबल अवेकनिंग मिली है तो मैं पहले से बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। अगर मैं इसी तरह अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करता रहा तो बहुत ही जल्दी मैं एक टॉप रैंक हंटर बन जाऊंगा।
क्योंकि हंटर्स मॉन्स्टर्स को मारते हैं और पैसा कमाते हैं। जितना आपका रैंक हाई होगा उतना ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस और पावर होगा और आप उतनी ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को मार सकेंगे और उनके अंदर से उतनी ही ज्यादा पावरफुल मैजिकल कोर निकलेगी जो नॉर्मल से ज्यादा महंगी बिकती है और इससे आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन एक हाई रैंक के मॉन्स्टर को हराने के लिए हमें एक हाई रैंक की डंजन में दाखिल होना होगा। इसीलिए लो रैंक की डंजन जैसे कि ई रैंक और डी रैंक की डंजन होती है, वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि टॉप रैंक के हंटर्स बहुत ज्यादा कम है, लेकिन ई रैंक और डी रैंक के हंटर्स बहुत ज्यादा है। और हम जैसे ई रैंक के हंटर्स को तो कोई भी गिल्ड अपने गिल्ड में नहीं लेता, और अगर कोई अपने गिल्ड में ले भी लेता है तो उनके पास जॉब नहीं होती हमारे लायक। लेकिन अब जब कि मुझे डबल वेकनिंग मिल गई है तो क्या दुनिया को मुझे बताना चाहिए कि मैं भी एक ई रैंक का हंटर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक स्ट्रॉन्ग हंटर हूँ। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया और मैं दूसरी हाई रैंक की डंजन्स में जाना शुरू कर देता हूँ तो बाकी सारे लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे पास डबल वेकनिंग है, और लोगों को तो इस तरह की बातें करने की आदत है, वो इस बात का पतंगर बना देंगे। हालांकि मैं ऐसा करने से अच्छे पैसे कमा सकता हूँ, बहुत ही जल्दी फेमस भी हो सकता हूँ, लेकिन कुछ बुरी नजरें मेरे पर हमेशा लगी रहेंगी। लोग मेरे बारे में कहेंगे कि एक ऐसा हंटर है जिसे एक्सपीरियंस मिलता है और उसके पास कुछ गेम वाला सिस्टम है जिससे वो मॉन्स्टर्स को मारकर लेवल अप हो सकता है। मैं ऐसा भी नहीं होने दे सकता। मुझे अपनी डबल वेकनिंग को छुपा कर रखना होगा। जिन्हों अपना मोबाइल निकालता है और कहता है मुझे पहले थोड़े से पैसे कमाने होंगे, क्यों ना मैं पहले जाकर किसी अटैक फोर्स को ज्वाइन कर लूं। वो ऑनलाइन अप्लाई करता है और एक अटैक फोर्स में सिलेक्ट हो जाता है। अगले दिन वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर चला जाता है। एक अटैक फोर्स में टोटल 10 हंटर्स होते हैं, जिनमें से 5 का डी रैंक होना लाजमी है। जिन्हों जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, उस अटैक टीम का लीडर जिसका नाम डॉन सुक होता है, वो उसे वेलकम कहता है। जिन्हों उसे अपना नाम और अपना रैंक बताता है कि मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। वहीं पर तो और भी हंटर खड़े होते हैं जो कि उसे देखकर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं बॉस हमें इसके बारे में पता है, ये तो बहुत ही फेमस हंटर है। दूसरा उसे कहता है मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम था इसका। दूसरा उसे कहता है सबसे वीक हंटर, और फिर वह दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। बॉस उनसे कहता है बस भी करो, हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि हमारी अटैक फोर्स के नंबर्स पूरे होने चाहिए। बॉस जिन्हों से कहता है जैसा कि मैंने तुम्हें फोन पर ही बता दिया था, ये एक सी रैंक की डंजन है और तुम एक ई रैंक के हंटर हो, इसलिए तुम्हें फाइट नहीं करनी, तुम्हें बस हमारा सामान उठाकर जाना है। हमारे पास अपने बंदे कम है, इसलिए तुम्हें ये फॉर्म फिल करना है। मैं इसके बदले तुम्हें 2 लाख शुआन दूंगा। जिन्हों सब की तरफ देखता है और कहता है इनके पास 5 सी रैंक के हंटर्स हैं, जबकि 4 डी रैंक के हंटर्स हैं। साथ ही वो रूल के बारे में बताता है कि एक डंजन में एक अटैक फोर्स ले जाने का एक रूल है कि हमारे पास 10 लोग होने चाहिए, जिनमें से 5 कम से कम सी रैंक के होने चाहिए। उसी वक्त जिन्हों के पास एक डी रैंक का हंटर आता है और उससे कहता है मुझे लगता है कि हम दोनों ही यहाँ पर सबसे वीक हैं। वो उसे कहता है मेरा नाम जिन्हो है और मेरी उम्र 22 साल है, मैं एक डी रैंक का हंटर हूँ और मैं यहाँ पर डी रैंक्स में से सबसे कमजोर हंटर हूँ। लेकिन जिन्हो ने अपनी बॉडी पर बहुत ही महंगे इक्विपमेंट्स पहने होते हैं। जिन्हों मुझे देखा हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये किसी अमीर शख्स का बच्चा है। जिन्हों कॉन्ट्रैक्ट के पेपर पर साइन कर देता है और बॉस से कहता है अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है। बॉस उसे कहता है तुम्हें बस हमारा सामान उठाना है, इसमें हमारा खाना और बाकी की चीजें हैं, तुम इसे उठा लो। जिन्हों बॉस से कहता है क्या हम लोग अपने साथ हीलर नहीं लेकर जाएंगे। बॉस से कहता है नहीं, ये मेरी पर्सनल अटैक फोर्स है, इसलिए कोई भी हीलर हमारे साथ चलने को तैयार नहीं। वैसे भी हम लोग हमेशा ऐसे ही जाते हैं, अपने साथ हीलर नहीं लेकर जाते। जिन्हों उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से देखता है तो इसमें एक लाइन लिखी होती है कि अगर इस डंजन के अंदर मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं इसकी जिम्मेदारी अपने बॉस पर नहीं डालूंगा। जिन्हों कहता है इनके पास तो कोई हीलर भी नहीं, इसलिए इस लाइन को मानना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी के हंटर्स बॉस से कहते हैं बॉस चलो जल्दी से अंदर चलते हैं, वैसे भी हम सारे मॉन्स्टर्स को मार देने वाले हैं, इसलिए इन बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं। जिन्हों से कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिन्हों उसकी तरफ देखकर हंसना शुरू कर देता है। फिर जिन्हों उनके बैग्स उठा लेता है। फिर वो सारे लोग डंजन में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। बॉस उनको बताते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हमारे अलावा कोई भी नहीं है। जिन्हों से कहता है यहाँ पर जो बॉस था जो काम करवा रहा था उसने 9 करोड़ वोन लिए और यहाँ से चला गया, ओवरसीज चला गया है। यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स और सारे फंडर्स जो कि इस बिल्डिंग को फंड कर रहे थे वो सारे बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ चुके हैं। जिन्हों से कहता है लेकिन तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो। जिन्हों फिर से जिन्हों से कहता है ये दोनों बैग्स तो बहुत ज्यादा भारी होंगे, क्या तुम्हें मदद चाहिए। जिन्हों से कहता है कोई बात नहीं, मैं उन्हें उठा लूंगा। जिन्हों से कहता है क्या तुम हमेशा इसी तरह चुप रहते हो। जिन्हों से कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम ही बस कुछ ज्यादा बोल रहे हो। जिन्हों हंसते हुए से कहता है क्या मैंने तुम्हें परेशान कर दिया, असल में लोग मुझे ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, हंटर बनना मेरी एक हॉबी है। जिन्हों उसकी सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा पकड़ा होता है। वो लोग डंजन के गेट के सामने पहुंच जाते हैं। बॉस उनसे कहते हैं हम लोग पहुंच गए। वो सारे कहते हैं इस डंजन का गेट तो नॉर्मल से बहुत ज्यादा बड़ा है। बॉस का साथी उसे कहता है क्या तुम्हें पक्का पता है कि ये एक सी रैंक की डंजन है। बॉस उसे कहता है हाँ मुझे पक्का पता है, गिल्ड वालों ने कंफर्म करके बताया है कि ये एक सी रैंक की डंजन है, मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आते और जाते देखा है।
जिनवू डंजन के गेट को देखकर घबरा जाता है। जिनवू से कहता है, क्या तुम डंजन में पहली बार आए हो? जिनवू से कहता है, डंजन के गेट के साइज का बड़ा होना मैटर नहीं करता। गेट वाले उसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी पर डिसाइड करते हैं कि इस डंजन को कौन सा रैंक देना है, बी रैंक या उससे ऊपर की रैंक की डंजन्स को सिर्फ बड़े 100 गेट्स वाले ही सॉल्व करते हैं। लेकिन तुम्हें सही बात बताऊं तो मेरा भी ये पहली बार है। मैं भी सी रैंक की डंजन में पहली बार जा रहा हूँ। बॉस उनसे कहते हैं, चलो ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम लोग भी मेरे पीछे आ जाओ। फिर वो सारे बॉस के पीछे उस डंजन के अंदर चले जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 7 का एंड होता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप की एपिसोड 8 के साथ। जिनवू कुछ पैसे कमाने के लिए एक अटैक फोर्स को ज्वाइन करता है जिसमें टोटल 10 लोग होते हैं। वो लोग एक सी रैंक की डंजन में जाते हैं। उस अटैक फोर्स के बॉस का नाम डोंगसुक होता है। डोंगसुक उनसे कहता है, चलो ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम लोग भी मेरे पीछे पीछे आ जाओ। फिर वो सारे लोग डंजन के गेट से अंदर चले जाते हैं। जैसे वो डंजन के अंदर जाते हैं, अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। डोंगसुक अपने दोस्त से कहता है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, मेरे लिए कुछ लाइट जलाओ। उसका दोस्त अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए फायर क्रिएट करता है जिससे डंजन में लाइट हो जाती है। वो सामने देखते हैं तो बहुत सारी सुरंगें होती है और सामने कोई भी मॉन्स्टर नहीं होता। वो लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, यहाँ पर तो बहुत सारी गुफाएं हैं और बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर क्यों नहीं है? जिनवू से कहता है, क्या कोई ऐसी डंजन भी होती है जहाँ पर मॉन्स्टर्स नहीं होते? जिनवू से कहता है, जरा खामोश रहो, मुझे कोई आवाज आ रही है। जिनवू साथ ही सोचना शुरू कर देता है और कहता है, अगर यहाँ पर अंधेरा है तो इसका मतलब यहाँ के मॉन्स्टर्स को लाइट पसंद नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि इस डंजन में मॉन्स्टर्स नहीं है, ऐसा है कि मॉन्स्टर्स ने अपने आप को अभी तक जाहिर नहीं किया। नॉर्मली डंजन्स के अंदर बहुत ज्यादा लाइट्स होती है, लेकिन अगर ऐसे मॉन्स्टर्स हो जिनको अंधेरे से फर्क नहीं पड़ता, यानी उनकी आंखें ही नहीं होती, तो ऐसी डंजन्स उन मॉन्स्टर्स के लिए बिल्कुल ठीक है। साथ ही जिनवू चिल्लाकर उन सब से कहता है, इस डंजन के मॉन्स्टर्स इंसेक्ट टाइप हैं, यानी कि 4 टांगों वाले कीड़े मकोड़े। ये सुनते ही बाकी के सारे हंटर्स भी रेडी हो जाते हैं। वो सारे कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी चींटी का घोंसला हो। और साथ ही उन्हें बहुत सारी चींटियों के चलने की आवाज आनी शुरू हो जाती है जो कि उन्हीं की तरफ आ रही होती है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, पता नहीं कौन सी टनल में से वो बाहर निकलेंगी, लेकिन हमें नजर क्यों नहीं आ रही। जिनवू भी चिल्लाकर उन सब से कहता है, वो सामने से नहीं आ रही बल्कि ऊपर से आ रही है। ऊपर की तरफ भी एक टनल होती है जिसमें से वो सारी चींटियां नीचे की तरफ आ रही होती है। बॉस उन सब से कहते हैं, अपने मैजिक का इस्तेमाल करो और उन सबको नीचे लेकर आओ। फिर उन सबको मारते हैं। फिर वो सारे उन चींटियों को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बाकी सारे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। जिनवू वहीं पर बैग पकड़ कर खड़ा होता है और उन सबको एनालाइज कर रहा होता है। जिनवू कहता है, इन सारे सी रैंक के हंटर्स का आपस में बहुत ही अच्छा तालमेल है। मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से इनको अपने साथ हीलर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इनके बॉस तो बहुत ही अच्छा है, डोंगसुक इनके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आता है और बाकी के हंटर्स भी उसका भरपूर साथ दे रहे हैं। फिर वो जिनवू की तरफ देखता है और कहता है, जिनवू हालांकि इसको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इसके इक्विपमेंट्स बहुत ही अच्छे और महंगे हैं। इस वजह से ये भी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर पा रहा है। हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है, लेकिन सिर्फ मैं यहाँ पर सामान पकड़ कर खड़ा हूँ। उसी वक्त एक चींटी उसकी तरफ भी आती है। जिनवू उस चींटी को किक मारता है और वो चींटी मर जाती है। डोंगसुक अपने साथियों से कहता है, हम लोग इंटरेस्ट को क्लियर करने के बाद वापस चलेंगे, इसलिए जल्दी करो और इस इंटरेस्ट को साफ करो। जितने भी मॉन्स्टर रह गए हैं सबको मार डालो। थोड़ी देर में वो सारी चींटियों को मार देते हैं। बॉस उन सब से कहते हैं, जल्दी से सारे क्रिस्टल्स को इकट्ठा करो, फिर हम इन सारे क्रिस्टल्स को 9 लोगों में बांट देंगे। बॉस के साथ ही कहते हैं, ये तो हमारा फेवरेट पार्ट है, ये सभी में क्रिस्टल्स बांटे जाएंगे। डोंगसुक जिनवू के पास आता है और उसे कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मॉन्स्टर्स ऊपर से आने वाले हैं? जिनवू से कहता है, मुझे बस ऐसा लगा इसलिए मैंने कह दिया। डोंगसुक उसे कहता है, तुम्हारी सेंसेस तो बहुत ही तेज है। बॉस जिनवू का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, तुम तो वाकई में बहुत ही अच्छी हो, लेकिन इतना भी ज्यादा अच्छा होना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं और छोटी डिटेल पर ध्यान देना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। उसी वक्त बॉस का एक साथी उसे कहता है, बॉस यहाँ पर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ग्राउंड पर चींटी के टुकड़े पड़े होते हैं। दोस्त उसे कहता है, बॉस ये टुकड़े हमारी वजह से नहीं हुए, क्योंकि हम लोग या तो मैजिक का इस्तेमाल कर रहे थे या फिर तलवारों का। डोंगसुक भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर ऐसा किसने किया होगा? क्या ये मॉन्स्टर्स आपस में लड़ रहे थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस डंजन में इन मॉन्स्टर से भी ज्यादा कोई ताकतवर मॉन्स्टर्स हैं, या फिर इस डंजन के बॉस ने ये सब कुछ किया होगा? असल में उन चींटियों की ये हालत जिनवू ने की है, क्योंकि वो उनको किक्स मार रहा था, जिसकी वजह से वो टुकड़े टुकड़े हो जाती थी। जिनवू से पूछता है, तुम्हारी ये शील्ड और ये तुम्हारी तलवार ये बहुत ज्यादा महंगी लगती है। जिनवू से कहता है, असल में ये मेरी पहली रेड है, इसलिए मेरे फादर ने बहुत ज्यादा खर्चा किया है और मेरी सेफ्टी पर पूरा ध्यान दिया है। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? जिनवू से कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जिनवू डोंगसुक की तरफ देख रहा होता है और उसे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही होती है। फिर वो सारे लोग बॉस को मारने के लिए बॉस के रूम की तरफ आगे चल पड़ते हैं। जिनवू कहता है, इस डंजन का लेआउट बिल्कुल एक मेज की तरह का है।
इसलिए हमें ज्यादा फाइट का सामना करना नहीं पड़ा, लेकिन हमें अपना रास्ता नहीं मिल रहा। वैसे भी मुझे इस सब से क्या लेना देना है, मेरा काम सिर्फ बैगेज को उठाना है। मुझे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं। बिना किसी फाइट के मुझे अच्छी खासी रकम मिल रही है, तो मुझे फाइट करने की क्या जरूरत है। लेकिन साथ ही जिन्हों कहता है, मेरा सिस्टम मुझे बार बार एक बात कह रहा है कि छिपकली से सावधान रहना। पता नहीं यहाँ पर छिपकली कौन सी है, या तो वो बॉस मॉन्स्टर छिपकली है या फिर कुछ और। फिर वो लोग चलते हुए बॉस के रूम के बहुत ज्यादा करीब पहुँच जाते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारी चींटी की लाशें पड़ी होती है। डोंग सुक उनसे कहता है, यहाँ पर तो बहुत सारी चींटियां मरी पड़ी है, मुझे लगता है कि ये सब कुछ बॉस ने किया होगा। यहाँ पर कोई ना कोई बॉस तो जरूर होगा, इसीलिए तो डंजन का गेट अभी तक बंद नहीं हुआ। डोंग सुक दूसरे हंटर से कहता है, यहाँ पर जरा रोशनी करना। वो अपनी मैजिकल पावर को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर रोशनी करता है। जैसी रोशनी होती है वो सामने की तरफ देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े जाले लगे होते हैं जिनमें चींटियां लिपटी होती है। इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर एक मकड़ी होती है। उस मकड़ी ने पूरी टनल के अंदर जाले बिछा रखे होते हैं। डोंग सुक उनसे कहता है, हमें लगता है कि हम बॉस के रूम के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, इस फाइट के लिए रेडी हो जाओ। फिर वो साथ ही इस टनल में चले जाते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही डोंग सुक उनसे कहता है, हमारे यहाँ तो जैकपॉट लगा है। बॉस के रूम में बहुत सारे माना क्रिस्टल्स होते हैं। वो हंटर्स उन माना क्रिस्टल्स को देखकर कहते हैं, हालांकि इन माना क्रिस्टल्स की कीमत मैजिक क्रिस्टल से कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे माना क्रिस्टल्स हैं। इनको बेचने पर काफी ज्यादा अच्छी रकम मिलेगी। डोंग सुक उनसे कहता है, मुझे लगता है कि 10 करोड़ वॉन तो मिल जाएंगे। बॉस का दूसरा दोस्त उसे कहता है, अगर तुम इतने ज्यादा पैसे एक ही दिन में कमा लोगे तो मुझे लगता है कि तुम्हारा छोटा भाई तो बहुत ज्यादा जेलस हो जाएगा। डोंग सुक के छोटे भाई का नाम डोंग सू है, जो कि इससे हायर रैंक का एक हंटर है, और वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए अमेरिका चला गया, जहाँ पर जाकर वो डंजन्स को क्लियर करता है। डोंग सुक उन सारे माना क्रिस्टल्स को देखकर कहता है, मेरा भाई ने मुझे कभी अपना भाई नहीं माना क्योंकि उसका रैंक मुझसे हायर है, लेकिन मैं इन सारे माना क्रिस्टल से बहुत सारा पैसा इकट्ठा करूंगा, जिससे मैं अपनी मैन पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लूंगा और मेरी स्क्वाड बड़ी हो जाएगी। फिर उसे पता चलेगा कि मैं भी किसी काम की चीज हूँ। जिन्हों से कहता है, मुझे जरा अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर देना, मुझे चेक करना है। जिन्हों से अपना कॉन्ट्रैक्ट वाला पेपर देता है। उसे पढ़ने के बाद जिन्हों डोंग सुक से कहता है, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिन्हों बॉस से कहता है, आपने इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया कि अगर क्रिस्टल्स के अलावा कुछ मिलता है तो हम लोग उसे इसको भी डिवाइड करेंगे, यानी कि इन सारे माना क्रिस्टल्स को जिन्हों के साथ डिवाइड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हो क्या रहा है, बॉस आपने ऐसा क्यों कहा कि इन सारे माना क्रिस्टल को सिर्फ 9 लोगों में तकसीम किया जाएगा, जिन्हों को क्यों नहीं दिया जाएगा? डोंग सुक हंसते हुए उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, वो तो मेरी जुबान फिसल गई थी, हम लोग इसके साथ भी बांटेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक और काम करना है। वो सब लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर की तरफ एक बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर होता है, जो कि इस डंजन का बॉस है। डोंग सुक जिन्हों से कहता है, हमें इस बॉस को मारने से पहले इन सारे माना क्रिस्टल को यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि अगर हमने एक बार बॉस को मार दिया तो डंजन का गेट बंद हो जाएगा और हम ये क्रिस्टल बाहर नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन ये बात तो बहुत ही अच्छी है कि इस वक्त ये स्पाइडर मॉन्स्टर सो रहा है, क्योंकि इसने बहुत सारी चूड़ियाँ खा ली हैं। हमारे पास काफी टाइम है इन क्रिस्टल को यहाँ से निकालने के लिए। डोंग सुक अपने दोस्त से कहता है, क्या तुम वो सारे इक्विपमेंट साथ लेकर आए हो जो मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था? उसका दोस्त हंसते हुए से कहता है, नहीं मुझे याद नहीं रहा, वो बैग तो बाहर ही रह गया। माइनिंग का सारा सामान उसी बैग में था और वो बैग हमारी कार में पड़ा है डंजन के बाहर। डोंग सुक उससे कहता है, तुम तो बहुत बड़े गधे हो, मैंने तुमसे कहा था कि उस बैग को हमेशा अपने साथ डंजन में लेकर आया करो। फिर डोंग सुक जिन्हों और जिन्हों से कहता है, मुझे माफ कर देना, मेरा दोस्त बहुत ज्यादा गधा है, इसने वो बैग बाहर ही छोड़ दिया। क्या तुम दोनों यहाँ पर रहकर इस जगह को गार्ड करोगे? हम लोग वो बैग लेकर आते हैं। जिन्हों बॉस से कहता है, क्या तुम लोग सीरियस हो? तुम लोग हमें बॉस के रूम में यहाँ पर छोड़कर जाना चाहते हो? डोंग सुक उससे कहता है, कोई बात नहीं, डरने वाली क्या बात है, वो स्पाइडर मॉन्स्टर सो रहा है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा चींटियों को खा लिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी उठेगा। हम लोग जल्दी से अपना सामान लेकर वापस आ जाएंगे। तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा रखना होगा। तुमने कहा था कि ये तुम्हारी फर्स्ट रेड है और जिन्हों ने कहा था कि सी रैंक वाली डंजन में ये उसकी पहली रेड है। तुम दोनों को मेरे ऊपर भरोसा रखना चाहिए, सब कुछ ठीक रहेगा। अगर कुछ होना होता तो हो चुका होता, क्योंकि हम लोग कितनी ऊंची ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। वो स्पाइडर मॉन्स्टर अभी तक नहीं जगा और मुझे अपने बाकी के हंटर दोस्तों से भी बात करनी है। बाकी के हंटर्स भी उन दोनों से कहते हैं, हमें स्मोक करना है, इसलिए हम बॉस के रूम से बाहर जा रहे हैं, तुम लोग यहीं पर रुको। बॉस अपने बाकी के सारे मेंबर्स को लेकर उस गेट से बाहर निकल जाता है। जिन्हों कहता है, ये एक रूल है कि सी रैंक की डंजन में तुम लोग सिर्फ 10 लोगों को लेकर जा सकते हो। अगर तुम्हारे पास 10 लोग नहीं तो तुम लोग सी रैंक की डंजन में एंटर नहीं कर सकते। डोंग सुक के पास अपने 8 मेंबर्स हैं, जबकि मैं और जिन्हों हम दोनों एक्स्ट्रा हैं। जैसे ही डोंग सुक अपने साथियों के साथ बाहर निकलता है, वो अपने दोस्त से कहता है, रूम की एंट्रेंस को ब्लॉक कर दो। वो अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए दरवाजे की एंट्रेंस को बंद कर देती है, जिससे जिन्हों और जिन्हों दोनों ही बॉस के साथ कमरे के अंदर बंद हो जाती है। जैसे ही दरवाजा ब्लॉक होता है, जिन्हों कहता है, तो अब मुझे समझ आई कि मेरा सिस्टम मुझे बार बार ये क्यों कह रहा था कि छिपकली से सावधान रहना। वो छिपकली कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि ये हंटर्स थे।
कुछ अर्सा पहले जिन्वू एक साथी के साथ डंजन के अंदर गया था, जहाँ पर उस शख्स ने जिन्वू को इस बारे में बताया था। बाज़ दफा ऐसे होता है कि कुछ हंटर छिपकलियों की तरह के होते हैं, क्योंकि डंजन्स के अंदर एक्सीडेंट्स होते रहती है। अगर कोई हंटर इन डंजन्स के अंदर मर जाता है तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स होते हैं और हम लोगों का काम बहुत ज्यादा खतरनाक है। कोई भी किसी पर ब्लेम नहीं डाल सकता। बाहर जाकर उन्होंने सिर्फ इतना कहना है कि मॉन्स्टर्स के हाथों हमारा एक साथी मारा गया। हंटर्स को कोई भी रोकने वाला नहीं है। अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हें आसानी से फेंका जा सकता है ताकि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा न दिया जाए। कुछ बहुत ही लालची हंटर्स ऐसा करते हैं, अपने कमजोर साथियों को डंजन के अंदर ही मारकर फेंक देते हैं ताकि उनके हिस्से को भी हड़प किया जा सके, बिल्कुल एक छिपकली की तरह। जैसे उसकी टेल को काट दिया जाए तो वो फिर से उगाती है। जिन्हू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जिन्हू से कहता है, अब हम लोग क्या करेंगे? उन्होंने तो दरवाजे को बंद कर दिया है। वो लोग हमें माना क्रिस्टल्स के लिए मारना चाहते हैं, हम दोनों को मारना चाहती है। जिन्हू सोच रहा होता है, अब मैं इन लोगों को रोक भी नहीं सकता, क्योंकि हम पहले ही उनके जाल में फंस चुके हैं। और अगर मैं उनको रोकने की कोशिश भी करता हूँ और हम दोनों इस रास्ते को खोलकर बाहर निकल भी जाती हैं, तो वो लोग बाहर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वो कभी भी हमें बाहर नहीं जाने देंगे। जिन्हू आगे बढ़ता है और दरवाजे के पास जाकर देखता है और कहता है, यहाँ पर तो पत्थरों से रास्ता ब्लॉक हो गया है, लेकिन मैं इन पत्थरों को हटा सकता हूँ। असल मसला ये नहीं है, असल मसला तो वो स्पाइडर मॉन्स्टर है जो कि ब्लास्ट की वजह से जाग गया है। और उसी वक्त दिखाते हैं वो स्पाइडर मॉन्स्टर भी उनकी तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है। डंजन के बाहर का सीन दिखाते हैं। डोंगसुक अपने साथियों के साथ डंजन से बाहर निकल आता है। उसके साथियों से कहते हैं, हमने सारे रास्ते को याद कर लिया है, हमारे लिए वापस जाकर माना क्रिस्टल को लाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। एक हंटर डोंगसुक से कहता है, लेकिन हमें तो उन दोनों को वहीं पर मार देना चाहिए था और माना क्रिस्टल लेकर यहाँ पर आ जाते। डोंगसुक उसे कहता है, क्या तुम कोई बेवकूफ हो? अगर हम उन दोनों को वहीं पर मारने की कोशिश करते तो वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर होता, जिसकी वजह से वो स्पाइडर डीमन जाग जाता और हम लोग वहाँ से माना क्रिस्टल नहीं निकाल पाते। ई रैंक के हंटर और डी रैंक के हंटर जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो दोनों मिलकर भी उस बॉस को नहीं हरा पाएंगे। और जब वो स्पाइडर डीमन उन दोनों को खा जाएगा तो वो वापस नींद में चला जाएगा और उसके बाद हम सब लोग डंजन में वापस जाएंगे और जाकर उन सारे माना क्रिस्टल्स को निकाल लाएंगे। और अगर वो बॉस उन दोनों को खाने के बाद सोता नहीं है तो हम लोग वापस जाएंगे और उस स्पाइडर डीमन को मारने के बाद जितने माना क्रिस्टल्स मिलेंगे वो सारे माना क्रिस्टल ले आएंगे। इसके अलावा उस लड़के जिन्हू ने अपनी बॉडी पर बहुत ही महंगे इक्विपमेंट्स पहने हुए थे। माना क्रिस्टल से ज्यादा महंगे तो उसके इक्विपमेंट्स बिक जाएंगे। हम लोग उसके इक्विपमेंट्स भी साथ ले आएंगे। इसमें हमें तो फायदा ही फायदा है। और साथ ही डोंगसुक अपना मोबाइल निकालता है और कहता है, चलो उसके बारे में रिसर्च करते हैं, वो किसका बेटा है। आखिर हम लोग उसके फ्यूनरल पर तो जा ही सकते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 8 का एंड होता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? सोलो लेवलिंग की एपिसोड 9 के साथ हाजिर हूँ। डोंगसुक अपना मोबाइल लेकर बैठ जाता है और इंटरनेट पर जिन्हू के बारे में रिसर्च करता है। ग्यूमन डोंगसुक से कहता है, एंट्रेंस को बंद करने के लिए हमने काफी बड़ा धमाका किया था, मुझे लगता है कि बॉस जाग गया होगा। डोंगसुक उससे पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बॉस को हरा सकते हो? ग्यूमन उसे कहता है, नहीं, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। डोंगसुक उसे कहता है, मुझे भी नहीं लगता कि मैं भी उस बॉस को हरा सकता हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि 2 लो रैंक के हंटर्स इस डंजन में से जिंदा बाहर निकल सकते हैं बॉस का सामना करने के बाद। डंजन के अंदर का सीन दिखाते हैं। जिन्हू के सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, तुम मेरे पीछे रहना, मैं कुछ सोचता हूँ। जबकि जिन्हू स्पाइडर मॉन्स्टर की तरफ देखकर ये सोच रहा होता है, इसकी तो बहुत सारी आंखें हैं, जबकि बहुत बड़ी बड़ी टांगे हैं, इसकी पावर लेवल तो बहुत ज्यादा है। लेकिन साथ ही उसे स्टैचू मॉन्स्टर की याद आती है और वो आगे बढ़ जाता है और कहता है, जो भी हो, ये उस स्टैचू मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं। जिन्हू से कहता है, पीछे रहना, मैं इसको संभालता हूँ, और अपना डैगर निकाल लेता है। जिन्हू उससे पूछता है, आखिर तुम क्या करने वाले हो? जिन्हू से कहता है कि मैं इसे मारने वाला हूँ। जिन्हू उसकी बात सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है, लेकिन तुम तो एक लो रैंक के हंटर हो, तुम इस मॉन्स्टर को कैसे मार सकते हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम एक ई रैंक के हंटर हो, अगर तुम बी रैंक के हंटर भी होते तब भी तुम्हें सी रैंक के बॉस को हराने के लिए बहुत सारे हंटर्स की जरूरत पड़ती, तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे, हमें यहाँ से भागने का सोचना चाहिए। जिन्हू कहता है, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, अपनी डबल अवेकनिंग के बाद भी मैं अभी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं इस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर प्रेशर महसूस नहीं हो रहा, मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा। इंस्टेंट डंजन के अंदर जिस बड़े से सांप का मैंने मुकाबला किया था वो शायद ई रैंक का बॉस था, और उसके बाद डंजन से बाहर आने के बाद वो स्टोन मॉन्स्टर जो कि शहर पर हमला कर रहा था वो शायद डी रैंक का बॉस था। उन दोनों के मुकाबले में स्पाइडर मॉन्स्टर की पावर तो बहुत ज्यादा है। उसी वक्त वो स्पाइडर मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और जिन्हू पर अटैक करता है। जिन्हू भी अपने ब्लेड की मदद से उस पर अटैक करता है। जिन्हू कहता है, ये ब्लेड तो बहुत ही अच्छा है, पहले वाली तलवार के मुकाबले में बहुत ज्यादा अच्छा। फिर जिन्हू और स्पाइडर मॉन्स्टर फिर से फाइट करना शुरू कर देते हैं, जबकि जिन्हू दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये ई रैंक का हंटर नहीं हो सकता। जिन्हू स्पाइडर मॉन्स्टर की टांगों पर अपने डैगर से अटैक करता है, लेकिन उसकी स्किन बहुत ज्यादा मोटी होती है। जिन्हू कहता है, इसकी स्किन तो बहुत ज्यादा हार्ड है, मुझे बहुत ज्यादा डीप अटैक करना होगा ताकि मेरा डैगर इसकी स्किन के अंदर दन सके। ये तो मुझे कोई ब्लाइंड स्पॉट्स भी नहीं दे रहा। इसकी 8 टांगे हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है।
ये तो डंजन के फर्श को भी तोड़ता जा रहा है। इसका हर अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे उसके पैरों के अटैक से बचते हुए इस पर पहुंचना होगा। जिन्हों उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये एक ई रैंक का हंटर हो ही नहीं सकता। ये एक ई रैंक का हंटर कैसे हो सकता है? लेकिन इसने हंटर गिल्ड में अपने जो फॉर्म्स जमा करवाए थे उसमें इसने बताया कि ये एक ई रैंक हंटर है, लेकिन इसकी मूवमेंट्स तो बहुत ज्यादा फास्ट है। एक ई रैंक का हंटर इतना ज्यादा फास्ट और पावरफुल नहीं हो सकता। कहीं ये एक फॉल्स रैंकर तो नहीं? और यहीं पर फॉल्स रैंकर की हिस्ट्री बताई जाती है कि फॉल्स रैंकर ऐसे हंटर होते हैं जो कि अपनी मैजिकल पावर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी मर्जी से अपने रैंक्स को कम या ज्यादा शो कर सकते हैं। और ज्यादातर फॉल्स रैंकर्स ऐसे ही होते हैं जिनका हंटर रैंक बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो अपने आप को लो रैंक का शो करवाते हैं। लेकिन मसला ये है कि ऐसे फॉल्स रैंकर्स साइकोपैथ्स होते हैं जो कि किसी को भी मारना अपनी हॉबी समझते हैं। साइकोपैथ का सोचकर ही जिन्हों बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जिन्हों वहीं जमीन पर गिर जाता है और कहता है आखिर मैं इस डंजन में आया ही क्यों, और साथ ही वो रोना शुरू कर देता है। जिन्हों उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है और कहता है मैं काफी देर से इस बॉस के साथ फाइट कर रहा हूँ। शायद मुझे फाइट करते हुए 5 मिनट हो गए हैं, नहीं 10 मिनट हो गए हैं। शायद इसी वजह से मेरा स्टेमिना लो होता जा रहा है, लेकिन इस बॉस मॉन्स्टर को मैंने ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचाया। अगर इसी तरह मेरा स्टेमिना कम होता गया तो मेरी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और फिर मैं इस बॉस को हरा नहीं पाऊंगा। मुझे इस फाइट को ज्यादा लंबा नहीं खींचना होगा, मुझे जल्दी से इस फाइट को एंड करना है। अब मुझे अपने डैगर की स्पेशल एबिलिटी को इस्तेमाल करना होगा। संग जिन्हों थोड़ा सा पीछे हटकर स्टैंस लेता है और कहता है इन मॉन्स्टर्स का सर इनका सबसे वीक पॉइंट होता है और सर के ऊपर इनकी आंखें और भी ज्यादा वीक पॉइंट होते हैं। लेकिन जैसे वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है वो स्पाइडर अपने मुंह से तेजाब फेंकता है। जिन्हों जल्दी से जंप करते हुए उसके अटैक से बचता है और कहता है इसके पास भी अपना ट्रम्प कार्ड है, ये तो एसिड फेंक सकता है। अगर ये इसी तरह मेरे ऊपर अटैक करता रहा मेरा स्टेमिना बिल्कुल खत्म हो जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जिन्हों अपनी स्प्रिंट एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीड को बढ़ाता है और कहता है मुझे इसके बहुत ज्यादा करीब होना होगा। अपनी मूवमेंट्स को तेज करते हुए इस पर अटैक करना होगा। स्प्रिंट की एबिलिटी को इस्तेमाल करने से उसकी स्पीड 30% बढ़ जाती है। जिन्हों भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अचानक इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। जिन्हों बड़ी ही तेजी के साथ उस स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर जाकर अटैक करता है और अपने डैगर के पैरालिसिस इफेक्ट को एक्टिवेट करता है। लेकिन वो स्पाइडर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से जिन्हों के डैगर का पैरालिसिस इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। जिन्हों कहता है मुझे इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना है, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा। वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाता है। जिन्हों कहता है ये तो पहले से भी ज्यादा तेज हो गया है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका स्टेमिना खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये क्या करेगा? जिन्हों भागते हुए फिर से उस पर अटैक करता है, लेकिन स्पाइडर मॉन्स्टर अपनी टांग से उस पर अटैक करता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। जिन्हों नीचे गिर जाता है। जैसे स्पाइडर मॉन्स्टर अपनी टांग से उस पर अटैक करने लगता है जिन्हों अपनी गेम के सिस्टम के अंदर जाता है और स्टेटस रिकवरी को एक्टिवेट करता है जिससे उसकी सारी पावर वापस आ जाती है और वो जंप करता हुआ सीधा स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर चला जाता है और उसकी आंख में अपना डैगर मारता है। जिन्हों का डैगर उसकी आंख के अंदर धंस जाता है जिसकी वजह से पैरालिसिस इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है और साथ ही उसका ब्लीड इफेक्ट भी शुरू हो जाता है। उसके पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे बताया जाता है कि दोनों इफेक्ट्स एक्टिवेट हो चुके हैं। अब तुम्हारा दुश्मन हर सेकंड में 1% एनर्जी लूज करता जाएगा। और साथ ही जिन्हों अपने डैगर से उस पर और भी ज्यादा अटैक करता है और थोड़ी देर के बाद उसके पास विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुमने डंजन बॉस को मार दिया है। डंजन के बॉस को मारने के बाद उसके पास 3 विंडोज ओपन होती है जिसमें उसे 3 बार लेवल अप कहा जाता है। जिन्हों एक लंबा सांस लेता है और कहता है चलो शुक्र है मैंने अपना डेली का रिवार्ड नहीं लिया था, स्टेटस रिकवरी वाला। अगर मैं उसे पहले इस्तेमाल कर लेता तो पता नहीं यहाँ पर क्या होता। जिन्हों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिर इसने एक डंजन बॉस को कैसे हरा दिया, वो भी अकेले, आखिर ये कैसे हो सकता है। जिन्हों कहता है हो ना हो ये वाकई में एक साइकोपैथ फॉल्स रैंकर है। वो जिन्हों की तरफ देखता है तो जिन्हों अपने डैगर की मदद से उस स्पाइडर मॉन्स्टर के अंदर से उसके मैजिकल कोर्स निकाल रहा होता है। स्पाइडर मॉन्स्टर को मारने पर 10 मैजिकल कोर निकलते हैं। जिन्हों उन सारे क्रिस्टल्स को उठा लेता है और जैसे वहाँ से जाने लगता है जिन्हों उसे कहता है सर मेरी बात सुने। जिन्होंने वो बैग्स उठा लिए होते हैं और उसे कहता है सर अगर आप चाहें तो अपने सारे मैजिकल क्रिस्टल्स को इन बैग्स में भर सकते हैं, मैं आपके लिए ये सारे बैग्स उठाऊंगा। साथ ही वो बैग में से पानी की बोतल निकालते हुए उसे कहता है सर आपको प्यास लगी होगी, सर आप ये पानी पी लें। जिन्हों ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है अब इसको क्या हो गया, ये अचानक ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। जिन्हों भागता हुआ जाता है और माना क्रिस्टल्स को तोड़ना शुरू कर देता है और उन्हें बैग में भरता हुआ कहता है अब जबकि हमारे पास सारे क्रिस्टल्स हैं हम इन सारे क्रिस्टल्स को बाहर ले जाएंगे। उसी वक्त डंजन के इंट्रेस पर फिर से धमाका होता है और इंट्रेस खुल जाती है। डांगसुक और उसके सारे साथी वापस आ जाते हैं। वो लोग जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं वो स्पाइडर मॉन्स्टर को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये दोनों तो अभी तक जिंदा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, और बॉस भी मर चुका है। क्या इन दोनों ने मिलकर उस बॉस को मार दिया? कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये बॉस स्पाइडर बहुत ज्यादा कमजोर था। वो लोग जिन्हों की तरफ देखते हैं और कहते हैं उसके इक्विपमेंट्स काफी ज्यादा महंगे हैं और वो वैसे भी एक डी रैंक का हंटर है, हमें लगता है शायद इसी ने उस बॉस को मारा होगा। डांगसुक भी जिन्हों की तरफ देखता है और कहता है मुझे लगता है कि इसी ने बॉस को मारा है, मैंने तो इसे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया।
इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता। एक ई रैंकर जिसे सबसे वीकेस्ट हंटर कहा जाता है, वो इसकी क्या मदद कर सकता है? उसने इस मॉन्स्टर को नहीं मारा होगा। मुझे लगता है कि जिन्हो काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके इक्विपमेंट्स में कौन सी एबिलिटीज है ये नहीं पता, इसलिए हम नहीं चाहते कि इसको अपना दुश्मन बना ले। फिलहाल हमारी बेहतरी इसी में है कि हम इसे अपने साथ मिला लें और जिन्हो को मार डालें। डांगसुक का साथी उसे कहता है अब हमें क्या करना होगा। डांगसुक उसे कहता है हमें उस डी रैंक के हंटर को अपने साथ मिलाना है ताकि वो दूसरे को मार डाले। डांगसुक जिन्हू से कहता है मैंने तुम्हारे बारे में रिसर्च की है, तुम्हारे इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा फ्लैशी थे, इसलिए मैंने पता किया कि तुम कौन हो, तुम तो एक बहुत ही अमीर बाप की औलाद हो। जिन्हू उसे कहता है तो इस बात का इससे क्या ताल्लुक है। डांगसुक उसे कहता है मैंने तुम्हारे फादर के साथ बात की है इस बारे में, इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं। मैंने तुम्हारे फादर से कहा है कि हम लोग उसके बेटे को इस डंजन से जिंदा बाहर लाएंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें संग जिन्हू को मारना होगा। ये बात सुनते ही जिन्हू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ। डांगसुक उसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है, जिन्हू को मारो और हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, हम तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर ले जाएंगे। अगर तुम इसे यहाँ पर नहीं मारोगे तो हम तुम दोनों को यहीं पर मार देंगे। आए तुम घबरा किस बात से रहे हो, यहाँ पर कोई भी नहीं देखने वाला। अगर तुम इसको मार देते हो तो बाहर जाकर तुम्हें कोई भी नहीं पूछेगा। कहीं तुम सिर्फ एक ई रैंक के हंटर से डर तो नहीं रहे, जल्दी करो और इसे मार डालो। जिन्हू की तरफ देखता है और कहता है सर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। जिन्हू उसे कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि हमेशा ताकतवर के सामने कमजोर को ही झुकना पड़ता है और मैं यहाँ पर सबसे कमजोर हूँ, तो आखिर बार मुझे ही धोखा दिया जाएगा। जिन्हू की बात सुनकर जिन्हू अपने इक्विपमेंट्स उठा लेता है और अपनी तलवार लेकर जिन्हू के सामने खड़ा हो जाता है और डांगसुक से कहता है मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। डांगसुक उसे कहता है कि बच्चे तुम गलती कर रहे हो, तुम्हें इसकी साइड नहीं लेनी चाहिए, तुम्हें हमारी साइड पर होना चाहिए, हम तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर लेकर जाएंगे। डांगसुक का मैजिशियन दोस्त उसे कहता है अब हमें क्या करना होगा। डांगसुक उसे कहता है अमीर बाप की औलाद को मारना हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, पहले इस ई रैंक के हंटर को मार डालो, उसके बाद देखते हैं इसका क्या करना है। डांगसुक अपनी तलवार निकाल लेता है और उन दोनों से कहता है क्या तुम दोनों ने आज से पहले कभी किसी इंसान को मारा है। उसी वक्त जिन्हू के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे एक इमरजेंसी क्वेस्ट दी जाती है और इस क्वेस्ट के रूल्स भी वैसे ही होते हैं। अगर वो अपनी क्वेस्ट को पूरा नहीं करेगा तो उसे पेनल्टी दी जाएगी और उसे उस पेनल्टी को पूरा करना होगा। और उसकी इमरजेंसी क्वेस्ट ये होती है कि उसे 8 दुश्मनों को मारना है। जिन्हू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिर ये सिस्टम मुझे अचानक से ऐसा क्यों कह रहा है। डांगसुक का मैजिशियन दोस्त आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है। वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिन्हू पीछे की तरफ गिर जाता है। डांगसुक जिन्हू से कहता है अब उसकी फिक्र करना छोड़ो, वो मर चुका है, तुम हमारी साइड पर आ जाओ, अभी भी तुम्हारे पास एक चांस है। जिन्हू उनकी बात सुनकर रोना शुरू कर देता है और कहता है तुम सब लोग कातिल हो। जबकि जिन्हू पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है, कहता है आखिर मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ कि डंजन के अंदर सिर्फ वही कामयाब होते हैं जो ज्यादा पावरफुल है, हमेशा कमजोर को धोखा दिया जाता है। मैं इस बात को कैसे भूल गया, मैं हमेशा से गलत सोच रहा था। कितनी बार डंजन के अंदर जाते हुए मरते मरते बचा हूँ, हर बार अपनी बॉडी को हील करने के बाद मैं फिर से डंजन के अंदर चला जाता। इस वक्त मेरा सिस्टम मुझे कह रहा है कि सामने 8 लोगों को मार डालो जो कि मेरे दुश्मन है, क्योंकि वो सारे मेरी जान लेना चाहते हैं। अगर मैं इस क्वेस्ट को पूरा नहीं करता तो मेरी पेनल्टी डेथ होगी, क्योंकि मेरा हार्ट रुक जाएगा और मैं मर जाऊंगा। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या तो मैं इन 8 को मार डालूं या फिर खुद मर जाऊं। फिर जिन्हू अपना फैसला कर लेता है और कहता है मुझे इन 8 को मारना होगा, और वो उठकर खड़ा हो जाता है। जिन्हू कहता है मैं इस सिस्टम से स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा, बल्कि ये सिस्टम मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहा है। अब ये बात बहुत ज्यादा वाज़ेह हो चुकी है कि ये सिस्टम मुझे इस्तेमाल कर रहा है और मैं इस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने फायदे के लिए। फिर जिन्हू उन सब को मारने के लिए उन सब के सामने खड़ा हो जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 9 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप की एपिसोड 10 के साथ। जिन्हू डांगसुक के साथी से मार खाने के बाद फिर से उठ जाता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है कि सिस्टम मुझे इस्तेमाल कर रहा है और मैं सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। वो बातें करते हुए आगे की तरफ आ रहा होता है। डांगसुक के साथी उसे कहते हैं डांगसुक ये तो बच गया। वो ग्यूवान से कहते हैं तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा कम हो गई है, तुम तो एक ई रैंक के हंटर को भी नहीं मार सकते। डांगसुक ग्यूवान से कहता है तुम्हें इस बात को सीरियस लेना होगा, मैं चाहता हूँ कि इसे मार डालो। ग्यूवान उसे कहता है लेकिन मैंने तो सीरियस अटैक किया था, मैंने अपनी सारी पावर लगा दी, अब मुझे नहीं पता कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। मैंने तो अपनी काफी सारी मैजिकल पावर्स लगाई थी, हो सकता है मेरा निशाना चूक गया हो।
जिन्हू चलता हुआ उनकी तरफ जा रहा होता है और उनसे कहता है, तुम लोगों ने एक इंसान की जिंदगी के साथ खेला है, अब तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम लोग इसके कंसिक्वेंसेस को बर्दाश्त करने के लिए रेडी हो? डांगसू का एक साथी कहता है, आहिर ये कमीना कह क्या रहा है? जिन्हू उनसे कहता है, मैंने कहा है कि अगर तुम लोग हंटर हो तो तुम्हें डंजन के अंदर तैयार रहना चाहिए कभी भी शिकार होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शिकारी किसी वक्त भी शिकार बन सकता है। डांगसू का एक साथी उसे कहता है, वो सब लोग रहने दे, मैं इसे जाकर देखता हूँ, और वो आगे बढ़ता है। वो हंटर सीधा आगे चला जाता है और जिन्हू के कंधे पर अपना बाजू रखते हुए उसे कहता है, बच्चे मुझे लगता है शायद तुम अपनी सिचुएशन को समझ नहीं रहे। लेकिन साथ ही जिन्हू अपना हंजा निकालता है और उसके गर्दन पे रख लेता है और उसे नीचे की तरफ खींचते हुए उस बेचारे का गला काट देता है। डांगसुक भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही जिन्हू के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे बताया जाता है कि तुमने एक एनिमी को मार दिया है, तुम्हारे पास टोटल 7 टारगेट रह गए हैं। अब डांगसुक के सारे साथी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, आखिर इस लड़के के पास ये डैगर कहाँ से आया, इसकी हिम्मत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई कि इसने एक हंटर को मार डाला। डांगसुक ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, मेरा साथी एक डी रैंक का हंटर था, चाहे कितना भी अनगार्डेड क्यों न हो, ये इसे एक ही बार में नहीं मार सकता, ये तो सिर्फ एक ई रैंक का कमजोर हंटर है। जिन्हू एक हंटर को मारने के बाद कहता है, मैंने एक इंसान को मार डाला, चाहे मैं इसका ब्लेम इस सिस्टम पर डालने की कोशिश भी करूं, लेकिन इसका फैक्ट नहीं बदलेगा कि मैंने एक इंसान को मारा है। लेकिन ये बात भी सच्ची है कि अगर मैं उसको नहीं मारता तो मैं खुद मर जाता। यहाँ पर मारो या मरो की सिचुएशन है, अगर मैं कमजोर हूँ तो मेरे सामने हमेशा ऐसी सिचुएशन आएगी, इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। डांगसुक अपने दोस्तों से कहता है, मुझे नहीं लगता कि अभी इसने ये कैसे किया, लेकिन अपने गार्ड डाउन मत करना, बहुत ही एहतियात के साथ आगे बढ़ो। और साथ ही वो ग्यूवान से कहता है, अपनी मैजिकल पावर से इस पर फिर से अटैक करो। ग्यूवान अपने हाथों पर एक फायर बॉल बनाता है और फुल पावर के साथ जिन्हू की तरफ फेंकता है, लेकिन जिन्हू तेजी के साथ उसके फायर बॉल को डॉज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और उसके हाथ को काट देता है। न सिर्फ उसके हाथ को बल्कि उसकी पूरी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। डांगसुक अब ये देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है। डांगसुक के बाकी के हंटर दोस्त भी भागते हुए जिन्हू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिन्हू उनके अटैक से बचते हुए उनमें से एक को मार देता है। दूसरे वाला कहता है, आखिर ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ एक ई रैंक का हंटर है, मेरे अटैक्स तो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे। जिन्हू उस हंटर के ऊपर अपने डैगर की पैरालिसिस इफेक्ट को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी बॉडी मूव करना छोड़ देती है। वो वहीं पर खड़ा चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। जबकि बाकी के बचे हुए हंटर ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये लड़का तो मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। जिन्हू बाकी के हंटर्स के ऊपर भी अपने हंटर के पैरालिसिस इफेक्ट को एक्टिवेट करता है और साथ ही ब्लीड इफेक्ट को एक्टिवेट करते हुए उनकी पूरी बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो सारे चिल्लाकर यही कह रहे होते हैं, आखिर ये है कौन, ये एक ई रैंक का हंटर नहीं हो सकता, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिन्हू डांगसुक के अलावा बाकी के सारे 7 मेंबर्स को मार देता है। डांगसुक ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, इसने तो सिर्फ चंद सेकंड में मेरे 7 डंजन के साथियों को मार दिया और वो सारे के सारे डी रैंक के हंटर्स थे। डांगसुक जिन्हू से कहता है, तुमने अपने स्किल्स मुझसे छुपा कर रखे, तुमने कहा कि तुम एक ई रैंक के हंटर हो, क्या तुमने इस डंजन के बॉस को मारा है? डांगसुक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि सारे सी रैंक के हंटर्स एक ही लेवल पर नहीं होते, मेरी पावर इनसे बहुत ज्यादा है। और साथ ही वो अपनी पावर को इंक्रीज करते हुए जिन्हू पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। डांगसुक कहता है, चाहे ये कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, डंजन बॉस को हराने के बाद और मेरे 7 साथियों को मारने के बाद ये बहुत ज्यादा थक चुका होगा, मुझे नहीं लगता कि अब मेरा सामना कर पाएगा। डांगसुक अपनी शील्ड को सामने की तरफ करते हुए जिन्हू की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, ये अपने छोटे से हंजर के साथ मेरी शील्ड को नहीं तोड़ पाएगा, इसकी स्पीड के साथ अगर ये मेरी शील्ड के साथ टकराएगा तो इसकी बॉडी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाएगी। वैसे भी ये अपनी फाइट से थक चुका है, लेकिन जैसे ही डांगसुक जिन्हू के थोड़ा सा करीब पहुंचता है, जिन्हू उसके चेहरे पे हाथ रखते हुए उसे रोक लेता है और डांगसुक से कहता है, लीडर डांगसुक, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में एक बात नहीं पता, तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद हर बार मेरी पावर लेवल अप हो जाती है। और साथ ही वो उसको चेहरे से पकड़ते हुए जमीन में दंसा देता है। डांगसुक बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, मैं तो इसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, क्या इसने मुझे थप्पड़ मारकर जमीन पे गिरा दिया? डांगसुक फिर से उठकर बैठ जाता है और कहता है, ये एक ई रैंक का हंटर हो ही नहीं सकता, मुझे लगता है शायद ये एक फॉल्स रैंकर है। डांगसुक रोना शुरू कर देता है और उसे कहता है, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सारा पैसा दे दूंगा, इस डंजन में जितने भी माना क्रिस्टल्स हैं तुम वो सारे रख सकते हो, इसके अलावा हमारे सारे मैजिकल क्रिस्टल भी तुम रख सकते हो, बस मुझे छोड़ दो। जिन्हू डांगसुक से कहता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, एक ऐसे इंसान से माफी की भीख मांग रहे हो जिसे तुमने 3 बार मारने की कोशिश की? डांगसुक चिल्लाते हुए उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मारकर बच जाओगे? जिन्हू से कहता है, ये तो तुम ही ने कहा था कि इन डंजन्स के अंदर जो कुछ भी होता है बाहर वालों को नहीं पता चलता कि यहाँ पर किसके साथ क्या हादसा हुआ। डांगसुक चिल्लाकर उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है मेरा छोटा भाई कौन है? लेकिन साथ ही जिन्हू अपने हंजर को घुमाते हुए उसकी गर्दन काट देता है और उसकी पूरी बात भी नहीं सुनता। डांगसुक को मारने के बाद जिन्हू अपने कपड़ों की तरफ देखता है और कहता है, मेरे कपड़े तो सारे गंदे हो गए, इन पर ब्लड लग गया है और साथ में इनका साइज भी छोटा होता जा रहा है, मेरी बॉडी दिन ब दिन ग्रो कर रही है।
जिन्हू जिन्हो की तरफ देखता है तो वो दूर बैठा उल्टी कर रहा होता है। जिन्हू के पास आता है और उसे कहता है डंजन का बॉस मर चुका है और ये डंजन का गेट क्लोज होने वाला है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। उसी के साथ जिन्हू के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुमने इमरजेंसी क्वेस्ट को पूरा कर लिया है, जिसमें उसे 3 रिवॉर्ड्स मिलते हैं, एक स्टेटस रिकवरी का, दूसरा उसे एक स्पेशल स्किल मिलता है जो कि ब्लड लस्ट का होता है और साथ ही उसे तीसरे नंबर पर 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिलते हैं। ब्लड लस्ट स्किल के बारे में बताया जाता है। इस स्किल को एक्टिवेट करने के बाद जिस भी टारगेट को तुम चूज करोगे वो 1 मिनट के लिए तुम्हारे होप और डर में मुबतला हो जाएगा और इसके लिए तुम 1 से ज्यादा टारगेट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सीन अमेरिका का होता है। डांगसुक का भाई डांगसू जो कि सो रहा होता है, वो अपने बिस्तर से उठता है और कहता है आखिर मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए हैं, लगता है शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा है। इस वक्त कोरिया में पता नहीं क्या टाइम हुआ होगा। फिर एक और सीन दिखाते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का होता है। मैनेजर यूजीन अपने कंप्यूटर के सामने बैठे होते हैं। उसी वक्त उनका असिस्टेंट उनसे कहता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैनेजर उसे कहते हैं तुम्हें किस बारे में बात करनी है। असिस्टेंट उनसे कहता है एक सी रैंक की डंजन के अंदर 8 लोग मारे गए, उनमें से जो 2 लोग बचे हैं उनमें से एक डी रैंक का हंटर है और एक ई रैंक का हंटर है। मैनेजर यूचियोलो से कहते हैं जैसे कि तुमने बताया कि वो दोनों ही लो रैंक के हंटर थे, मुझे लगता है कि वो दोनों वहाँ से भाग आए होंगे, इसीलिए वो दोनों बच गए। असिस्टेंट उनसे कहता है नहीं, वो दोनों भागे नहीं बल्कि उन्होंने डंजन को क्लियर किया और वहाँ से बहुत सारे माना क्रिस्टल्स और मैजिक क्रिस्टल्स भी लेकर आए। असिस्टेंट मैनेजर से कहता है यूजिन हो के पास बहुत ही आला क्वालिटी के इक्विपमेंट्स थे और वो वैसे भी डी रैंक का हंटर है, मुझे लगता है कि डंजन के बॉस को उसी ने हराया होगा। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, 8 लोग जो कि सी रैंक के थे वो उस डंजन में कैसे मारे गए, वो बॉस तो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। मैनेजर यूजिन उसे कहते हैं चलो अभी आप बस भी करो, मेरा टाइम जाया कर रहे हो, अगर कोई ऐसी बात है जो कि तुम्हें सस्पिशियस लग रही है तो वो बताओ। ऐसा तो नॉर्मल होता रहता है, डंजन के अंदर बहुत सारे हंटर्स मारे जाते हैं और लो रैंक के हंटर्स अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आते हैं और सारा क्रेडिट ले लेते हैं। असिस्टेंट उनसे कहता है जो हैरान करने वाली बात है वो तो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं, जो ई रैंक का हंटर वहाँ से बचकर वापस आया है उसका नाम संग जिनवू है, ये वही ई रैंक का हंटर है जिसको उस डंजन से जिंदा बाहर निकाला गया था। मैनेजर उसे कहते हैं तुम्हारा उस पर शक जायज है लेकिन वो एक अवेकनर नहीं है, हमने उसे माना क्रिस्टल के साथ परखा था, उसकी पावर लेवल तो सिर्फ 10 पॉइंट पर थी और हमारा माना क्रिस्टल बहुत ज्यादा परफेक्ट है, वो एक ए रैंक के मॉन्स्टर से हासिल किया गया है और वैसे भी डबल अवेकनिंग हर किसी हंटर को नहीं मिलती, इसलिए तुम्हें उस पर शक करने की जरूरत नहीं, उसकी ज्यादा छानबीन करने की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट उनसे कहता है मैं भी ऐसा ही सोच रहा था कि हमें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन असल मसला ये नहीं है, असल मसला तो ये है कि उस डंजन के अंदर एक हंटर मारा गया जिसका छोटा भाई अमेरिका में है। मैनेजर उसकी बात सुनकर कहते हैं कहीं तुम डांगसू की बात तो नहीं कर रहे जो कि अमेरिका में एक एस रैंक का हंटर है, अगर ऐसी बात है उसका भाई यहाँ पर मारा गया है तो फिर तो हम इस मसले को इग्नोर नहीं कर सकते, हमें इसकी छानबीन करना ही होगी। नेक्स्ट सीन जिन्वू के घर का होता है। जिन्वू अपनी बहन के लिए चिकन विंग्स लेकर आता है, वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या कुछ अच्छा हुआ है, तुम मेरे लिए चिकन विंग्स क्यों लेकर आए हो। जिन्वू से कहता है मुझे नहीं पता कुछ अच्छा है या बुरा है। जिन्वू अल्कोहल वाली ड्रिंक पी रहा होता है और कहता है मैं ड्रंक होना चाहता हूँ लेकिन कुछ भी फील नहीं हो रहा, और साथ ही उसके पास एक विंडो ओपन होती है और उसे कहती है कि तुमने कुछ ऐसा सब्सटेंस पी लिया है जो तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इसलिए हमने उस पॉइजन के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया है। जिन्वू कहता है अपने सिस्टम की वजह से अब मैं तो अल्कोहल भी नहीं पी सकता, मेरी बॉडी के ऊपर कोई भी नशा या फिर जहर काम नहीं करेगा। और यहीं पर जिन्वू पहली बार हमें बताता है कि उसके सिस्टम ने उसे क्या कहा था जब उसने पहली बार उसे बताया था कि वो एक प्लेयर बनने वाला है। उसी वक्त उसके पास एक विंडो ओपन हुई थी, लेकिन उसने बाद में पढ़ा था, उस विंडो में लिखा गया था कि कांडारू की ब्लेसिंग तुम पर है, एक ऐसा स्पेल कास्टर जिसने तुम्हारे पर एक स्पेल कास्ट किया है। कांडारू की ब्लेसिंग की वजह से अब हमेशा तुम स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे और पूरी जिंदगी तुम सिर्फ हेल्दी रहोगे, कोई भी पॉइजन तुम पर काम नहीं करेगा। जिन्वू अपने पैर की तरफ देखता है और कहता है डंजन में मेरा पैर कट गया था लेकिन इसी सिस्टम की वजह से मेरा पाँव मुझे वापस मिल गया। जिन्वू कहता है क्या वाकई में मेरी बॉडी पर कोई भी पॉइजन काम नहीं करेगा। वो इस अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। जिन्वू अपने कमरे में जाते ही अपने पास से वो पोशन वाली थैली निकालता है जिसके अंदर रासाका का जहर होता है। वो जहर को जल्दी से पी जाता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो मेरी बॉडी इस जहर को भी हैंडल कर लेगी। उसी वक्त उसका सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक जहर चला गया है, हमने उसे नलीफाई कर दिया है। ये देखकर जिन्वू कहता है ये तो वाकई में काम करता है, मेरी बॉडी पर कोई भी पॉइजन काम नहीं करता। उसी वक्त उसकी छोटी बहन अंदर आती है और उसे कहती है क्या तुम किसी जिन्हो को जानते हो, तुम्हारे मोबाइल पर वो कॉल कर रहा है, तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट सीन कैफे पेनी का होता है। जिन्वू जिन्हो से मिलने के लिए कैफे पेनी पर जाता है। जिन्हो वहाँ पर पहले से मौजूद होता है। वो जिन्वू को देखते ही कहता है सर यहाँ पर आ जाए, मैंने आपके लिए सीट बुक करवाई है। जिन्वू से कहता है तुमने मेरा नंबर कहाँ से ढूंढा।
जिन्हो से कहता है गिल्ड में मेरे कुछ कनेक्शंस हैं, इसलिए आपका नंबर आसानी से मिल गया, क्या आप कॉफी पियेंगे? जिन्हो से कहता है नहीं, काम की बात करो, मुझे नहीं लगा था कि हम दोनों दोबारा मिलेंगे। जिन्हो से कहता है मुझे तो आपसे मिलना ही था, आपने मेरी जान बचाई है। जिन्हो से कहता है तुमने अपने सारे माना क्रिस्टल्स और अपने मैजिक कोर क्रिस्टल्स मुझे दे दिए थे, जिनसे मैंने 1 मिलियन और 8,000 कमाए। और दूसरी बात, तुमने बाहर आकर किसी को मेरे बारे में नहीं बताया कि उन 8 लोगों को मैंने मारा था। जिन्हो से कहता है वो सब लोग हमें मारना चाहते थे, अगर हम लोग उन्हें नहीं मारते तो वो हमें मार देते। आपने बिल्कुल ठीक किया, वैसे भी हम लोग हंटर्स हैं, हमारा सामना ऐसी मुश्किल से होता रहता है। साथ ही जिन्हो ये सोच रहा होता है ये लड़का एक फॉल्स रैंकर है, मुझे इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि ये लोग साइकोपैथ्स होते हैं, ये किसी वक्त भी मुझे मार सकता है। लेकिन मुझे अपने काम के लिए इसके पास आना पड़ा। संग जिन्हो से कहता है तो फिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलवाया है, जल्दी से अपना काम बताओ। जिन्हो से कहता है मैं अपनी एक पर्सनल अटैक फोर्स बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें शामिल हो जाएं। हम लोग डंजन्स में जाकर रेड्स किया करेंगे। जिन्हो साथ ही उसे मना कर देता है। जिन्हो से कहता है लेकिन मैंने तो अभी अपनी पूरी बात कही ही नहीं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 10 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? सोलो लेवलिंग की एपिसोड 11 के साथ हाजिर हूँ। जिन्हो को कैफे पैनी पर बुलवाता है और उसे कहता है मैं अपनी एक पर्सनल अटैक फोर्स बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फोर्स को ज्वाइन करो। जिन्हो से कहता है नहीं। जिन्हो साथ उठकर खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। जिन्हो से कहता है मैं तो यहाँ पर सुनने के लिए आया था कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारी पर्सनल अटैक फोर्स को ज्वाइन करने का। जिन्हो से कहता है तुम्हें बस मेरे साथ 20 बार जाना है डंजन के अंदर, प्लीज मेरा ये काम कर दो। मॉन्स्टर्स को मारने पर हमें जो कुछ भी मिलेगा मैं उसमें से तुम्हें तुम्हारा शेयर लाजमी दिया करूंगा। जिन्हो से कहता है लास्ट टाइम तुम्हें जरा भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तुम्हें पता होना चाहिए कि डंजन्स के अंदर हम सिर्फ मॉन्स्टर्स को नहीं मारते बल्कि बाज़ दफा हमें हंटर्स को भी मारना पड़ता है। ये तुम जैसे अमीर बच्चों के खेलने की कोई स्पोर्ट्स नहीं है। मुझे तो लगा था कि इतने सारे हंटर्स को अपने सामने मरता हुआ देखकर तुम दोबारा डंजन में जाने से भी डरोगे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं तुम पागल तो नहीं होगे या फिर तुम एक गिल्ड मास्टर बनना चाहती हो? जिन्हो से कहता है हाँ मैं गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ और साथ ही वो रोना शुरू कर देता है। और जिन्हो से कहता है प्लीज मेरी पूरी बात तो सुन लो। जिन्हो से कहता है मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लाइसेंस रिसीव करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। वैसे तो कोई भी हंटर इस लाइसेंस को रिसीव कर सकता है, लेकिन लाइसेंस के लिए एक शर्त है कि जिस हंटर को ये लाइसेंस इशू किया जाएगा वो 20 बार डंजन के अंदर गया होना चाहिए। एक बार तो मैं तुम्हारे साथ डंजन में जाकर आ चुका हूँ, अब मुझे सिर्फ 19 बार और डंजन में जाना है, फिर मुझे लाइसेंस मिल जाएगा। हाँ, उसके लिए मुझे एक रिटन टेस्ट भी देना होगा, लेकिन मेरा ब्रेन बहुत ज्यादा तेज है, मैं वो रिटन टेस्ट पास कर लूंगा, मैं पूरी तरह श्योर हूँ। जिन्हो से कहता है मैंने सुना है कि तुम एक बहुत बड़े बाप की औलाद हो जो कि एक आर्किटेक्चर बिजनेस का मालिक है। जिन्हो से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं ये सब कुछ इसीलिए कर रहा हूँ अपनी कंपनी को हासिल करने के लिए। और जो मेरे डैड के ऑर्डर्स हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं एक हंटर गिल्ड क्रिएट करूँ जिससे हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। साथ ही जिन्हो कहता है डंजन्स बहुत ज्यादा डेंजरस जगह होती है, लेकिन डंजन के अंदर से बहुत ज्यादा ट्रेजर निकलता है जिससे आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ मैजिक कोर क्रिस्टल्स और माना क्रिस्टल्स ही नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज को हम बिल्डिंग मटेरियल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डंजन में हर चीज हमारी दुनिया में इस्तेमाल हो सकती है, इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी कंपनियों की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी गिल्ड क्रिएट करें ताकि इन डंजन से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। जिन्हो से कहता है मेरे डैड का इरादा है कि वो एक एस रैंक के हंटर को अपने गिल्ड का मास्टर बनाएंगे और मेरा बड़ा भाई उस गिल्ड का वाइस मास्टर होगा। जिन्हो से कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वक्त पूरे कोरिया में सिर्फ 9 ही एस रैंक के हंटर्स हैं, जिनमें से 8 तो गिल्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं। सिर्फ एक ही एस रैंक का हंटर बचता है जिसका नाम मिन बियोंग है, लेकिन वो तो रिटायर हो चुका है। तुमने कहा कि तुम्हारा भाई वाइस मास्टर बनना चाहता है, लेकिन एक एस रैंक के हंटर और तुम्हारे भाई के दरमियान तो बहुत ज्यादा फर्क है। जिन्हो से कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा भाई बहुत ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन उसका रैंक लोअर है, इसलिए तो हम उसको गिल्ड का मास्टर नहीं बना सकते, इसीलिए वो एक वाइस मास्टर बनेगा। जिन्हो से कहता है मुझे लगता है कि शायद तुम वाइस मास्टर बनना चाहते हो, इसलिए तुम इन डंजन्स के अंदर जाकर एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हो ताकि उसके बाद तुम अपने फादर को मना सको कि वो तुम्हें वाइस मास्टर बना दे। जिन्हो से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वैसे भी तुम एक फॉल्स रैंकर हो और तुमने अपनी एबिलिटीज को दूसरे से छुपा कर रखा है। अगर तुम्हें इसी तरह अपनी एबिलिटीज को छुपाते हुए डंजन्स के अंदर जाना है तो तुम्हें एक गिल्ड की जरूरत होगी। मैं तुम्हें अपने गिल्ड में शामिल करूंगा जहाँ पर तुम ई रैंक के हंटर बनकर ही डंजन्स के अंदर जा सकते हो। जिन्हो सोचता है किसी भी हायर रैंक के हंटर के साथ डंजन के अंदर जाना खतरे से हाल ही नहीं, मुझे सर के साथ ही जाना होगा। मुझे लगता है शायद इनका रैंक बी है या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है। इन्होंने सी रैंक की डंजन के अंदर एक सी रैंक के बॉस को हराया था और साथ ही 8 सी रैंक के हंटर्स को मारा भी था। अगर मैं दूसरे किसी हंटर के साथ जाता हूँ तो मुझे अपनी जान का डर रहेगा, लेकिन सर पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, इसलिए मुझे इन्हीं के साथ जाना है। जिन्हो से कहता है अगर मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा?
जिन्हू अपने पास से कुछ पेपर्स निकालता है और जिन्हू के सामने करते हुए कहता है, जरा इसे देखो। जिन्हू जैसे उसे देखता है तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। नेक्स्ट सीन सुबह सुबह का होता है। जिन्हू एक्सरसाइज करने के लिए बाहर निकलता है तो उसकी बहन भी साथ आ जाती है। जिन्हू अपनी बहन से कहता है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? जिना उसे कहती है, मैं भी तुम्हारी तरह एक्सरसाइज करना चाहती हूँ। तुम तो देखो कितनी जल्दी एक्सरसाइज करके इतने लंबे हो गए हो। जिन्हू उसे कहता है, अच्छा ठीक है, पीछे मत रह जाना। फिर वो दोनों रनिंग शुरू करते हैं। भागते हुए जिन्हू अपनी बहन से कहता है, अगर तुम्हें कहीं से अचानक 3 बिलियन वॉन मिल जाए तो तुम क्या करोगी? उसकी बहन उसे कहती है, पता नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? जिना उसे कहती है, हो सकता है मैं अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीद लूं या फिर उन्हें बैंक में जमा करवा दूं। जिन्हू उसे कहता है, और बाकी के पैसों का क्या करोगी? जिना उसे कहती है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। जिना उसे कहती है, लेकिन तुमने 3 बिलियन का ही क्यों कहा? क्या कोई बात है जो तुम मुझसे करना चाहते हो? साथ ही जिन्हू तेजी से भागना शुरू कर देता है और उसे पीछे छोड़कर आगे चला जाता है। जिना वहीं पर खड़ी हो जाती है और कहती है, इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है, एक हंटर तो हंटर ही है। भागते हुए जिन्हू कहता है, जिन्हू ने मुझे जो पेपर दिए थे उनके ऊपर 3 बिलियन लिखा हुआ था। जिन्हू एक बिल्डिंग बनाने वाला है जो कि उनके गिल्ड का ऑफिस होगा और वो बिल्डिंग की कॉस्ट 3 बिलियन वॉन होने वाली है। और जिन्हू ने कहा था कि इसकी प्राइस इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है। जिन्हू उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि 3 बिलियन वॉन की रकम जिन्हू के लिए बहुत ज्यादा है। जिन्हू से कहता है, सिर्फ 19 बार डंजन के अंदर जाने के लिए तुम्हें इतना महंगा ऑफिस क्रिएट करने की क्या जरूरत है? जिन्हू से कहता है, मेरे लिए ये कोई बड़ी रकम नहीं है, कल को मैं गिल्ड का मास्टर बन जाऊंगा तो इतनी ज्यादा रकम तो मैं आसानी से कमा लूंगा। जिन्हू की ये बात सुनकर वो सोचने में मजबूर हो जाता है। जिन्हू कहता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? नॉर्मली मुझे इतने ज्यादा पैसे देखकर मना तो नहीं करना चाहिए। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं एक बहुत ही यूनिक हंटर हूँ। अगर मैं एक रीवेकनर भी हूँ, फिर चाहे मैं एक रीवेकनर ही क्यों ना हूँ, मैं एक स्पेशल रीवेकनर हूँ। ऐसा कोई भी हंटर नहीं होगा जो कि मॉन्स्टर्स को मारने पर लेवल अप होता है। क्या पता शायद इसी तरह लेवल अप होते हुए मैं एक दिन एस रैंक तक पहुँच जाऊँ या फिर एस रैंक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाऊँ। फिर मैं भी 3 बिलियन आसानी से कमा सकता हूँ। जिन्हू से कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारे साथ डंजन के अंदर जाऊंगा। जिन्हू से कहता है, मुझे अपनी शर्त बताओ, मैं तुम्हारी सारी शर्तें पूरी करूंगा। जिन्हू से कहता है, मेरी शर्त ये है कि डंजन के अंदर सिर्फ हम दोनों जाएंगे, हमारे अलावा कोई भी नहीं जाएगा। जिन्हू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है, हम लोग सी रैंक की डंजन्स में जाने वाले।